डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। विषय है कांग्रेस से संबंधित। कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को तो स्थापित हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एक बैक 28 दिसंबर 1885 को इस्टेब्लिश्ड हो गया, बल्कि इसका बैकग्राउंड है, इसकी पृष्ठभूमि है और बहुत लंबे समयों से उसकी तैयारी चल रही थी। घटनाक्रम पर अगर इवेंट्स पर हम नज़र डालें तो पाते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पहले ही बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो स्थापित हो चुके थे, और जब इन संगठनों के द्वारा अलग अलग प्रयास किया गया और अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किया गया, तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम यह निकला कि भारत में राष्ट्रवादी भावना, जो नेशनल स्पिरिट था, जो 19वीं शताब्दी से पहले नहीं पाया जा रहा था, वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगा, फैलने लगा, और उसी का अंतिम रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट जो था, कांग्रेस था। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम लोग कांग्रेस को पढ़ने से पहले कांग्रेस के पहले जो संगठन बने, जो ऑर्गेनाइजेशन बने, उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हमें इस बात का पता चले कि राष्ट्रवादी भावना का उदय कैसे हुआ। कांग्रेस ने जो अंग्रेज़ों से भारतीयों के लिए कुछ मांग करने लगी, वो इस स्थिति में कैसे पहुंची। यह वही कांग्रेस आगे चल करके भारत के स्वतंत्रता की मांग करने लगी, तो कैसे करने लगी, उसकी परिस्थितियां क्या थी। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली एक डेवलपमेंट है, और उसी डेवलपमेंट का रिजल्ट है हमारा नेशनल मूवमेंट। यानी नेशनल मूवमेंट कोई एक दिन की उपज नहीं है, कोई एक आदमी की उपज नहीं है, कोई एक विचारधारा का उपज नहीं है, बल्कि ये कलेक्टिव एफर्ट्स का रिजल्ट है, सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। तो इसलिए इसको देखना, यानी प्री कांग्रेस, प्री ऑर्गेनाइजेशंस या कांग्रेस के पूर्व के संगठनों का अध्ययन ऑब्जेक्टिवली भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर इसे इसके जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, फाउंडर, वर्क, या फिर क्रोनोलॉजी के हिसाब से सरिया करके, या फिर मल्टीपल चॉइस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी टफ हो जाएगा, लेकिन आप एक क्लास कर लेंगे इसका और उसका कंसेप्ट को आप पूरी तरीके से समझ लेंगे, और तब उन संगठनों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे, तो आपको एक परमानेंटली तरीके से, अस्थायी रूप से आपके दिमाग में बातें चली जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका। इंट्रोडक्शन ये है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस स्थापित हो गई। ठीक है, लेकिन इसके स्थापित होने के लिए कुछ पृष्ठभूमि उत्तरदायी है, यानी बैकग्राउंड उत्तरदायी है। और वो पृष्ठभूमि क्या है? तो अनेक संगठनों का उदय होता है, और इन संगठनों के द्वारा राष्ट्रवादी भावना का, नेशनलिस्ट थॉट का विचार का
धीरे धीरे विकास होता है। धीरे धीरे क्या होता है? विकास होता है। और इसका अंतिम प्रतिफल जो होता है लास्ट रिजल्ट, अंतिम प्रतिफल का मतलब लास्ट रिजल्ट क्या होता है? तो कांग्रेस की स्थापना। तो इस प्रकार हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग उन संगठनों को देखें जो कांग्रेस से पहले स्थापित हुई। उसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम लिया जाता है वो है बंग भाषा प्रकाशक सभा। प्रकाशक सभा इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1836 है। कहाँ यह स्थापित हुआ? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक में एक नाम नहीं आता है बल्कि राजा राम मोहन राय के जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा किया गया था। और इस संगठन के स्थापना का उद्देश्य क्या था? आखिर किस कारण से यह संगठन बना? तो इसका उद्देश्य था कि सरकारी जो ऑफिसेस थे, कार्यालय थे, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था उसका पता लगाना और उस भ्रष्टाचार को पता लगाने के बाद यहां पर लिख देते हैं लगाकर सरकार को सूचित करना, ये उसका उद्देश्य था। सरकार को सूचित करना यही इसका उद्देश्य था। तो देखिए 19वीं सेंचुरीज में जो नेशनलिज्म थॉट भारत में उदित हो रहा है उसके लिए एक व्यक्ति अकाउंटेबल है शुरुआती दौर में, और वो पर्सनैलिटी है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय को भारतीय सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है या फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पहले भारत में कोई ऐसा पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता है जो ब्रिटिश सत्ता को इस रूप में देखे कि वो भारतीयों का शोषण कर रहा है, या दूसरे शब्दों में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी एंटी इंडियन है, ये इसके पहले किसी ने नहीं देखा था। साथ ही साथ आखिर ब्रिटिश भारतीयों का शोषण क्यों कर रहे हैं इस पर एक रिसर्च, एक अनुसंधान करके राजा राम मोहन राय ने इस बात का पता लगाया कि भारतीयों में ही बहुत सारी ऐसी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां हैं
जिन कुरीतियों के कारण भारत के लोग बाहरी शक्तियों से या अंग्रेजों से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो जब तक इन कुरीतियों को, जो गलत परंपराएं चल रही हैं, उनको नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक भारतीयों का सामाजिक और धार्मिक स्तर ऊंचा नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी घटना घटती है तो उसमें सबसे पहला चीज जो होता है कि उसका एक विचारधारा, एक थॉट पैदा होता है, और तभी आप घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत में यह विचारधारा ही नहीं पाया जाता था कि अंग्रेज सत्ता जो है भारत के लिए अच्छी है या खराब है, ब्रिटिश पॉलिसी अच्छी है या खराब है, या ब्रिटिश का शासन देसी है कि विदेशी है। जब तक ये कंसेप्ट ही नहीं डेवलप होगा, तब तक आप किसी भी सत्ता का विरोध कैसे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बीमारी ये थी हमारे देश में कि वैचारिक आयाम यानी फिलॉसफिकल प्लेटफॉर्म ही तैयार नहीं हुआ था, तो फिर आंदोलन कहां से होता है। तो इसमें जो महती भूमिका, जो पाइवेटल रोल अदा कर रहे हैं, वो राजा राम मोहन राय। और उन्होंने क्या काम किया, तो सबसे पहले एक फिलॉसफिकल थॉट स्टेज तैयार किया और लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया। किन बातों पर, तो राष्ट्रवादी विचारधाराओं के बातों पर। उसके बहुत सारे एंगल थे। जैसे उन्होंने सबसे पहले अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जो सनातन धर्म में कुरीतियां घुस गई थी, पहले उसके खिलाफ आवाज उठाई, और बहुत सारी चीजें जो हिंदू धर्म के अनुरूप नहीं थी, बाद में चल के इसमें शामिल हो गया, जैसे कि सती प्रथा, उसके खिलाफ न सिर्फ आंदोलन चलाया बल्कि ब्रिटिशों से मिल करके उसको समाप्त भी कराया कानूनी रूप से। इसके अलावा एक भारतीय विचारधारा का, जो पारंपरिक विचारधारा थी भारत की, उसको उन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाया। समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्रयास किया और 1921 में उन्होंने सफलता प्राप्त की इस मामले में। तो ये सारे काम उनके हो रहे थे। ऐसे परिवेश में उनके अनुयायियों की संख्या जो है काफी बढ़ गई। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1829 में, जिसका नाम था ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, और कलकत्ते में इसका हेडक्वार्टर था। इसमें उपनिषदों का अध्ययन किया जाता था। हर शनिचर के शाम को लोग एकत्र होते थे और उसके बाद उपनिषद का अध्ययन करवाया जाता था। इससे क्या हुआ कि जो लोग सनातनी विचारधारा से कट गए थे, ये जिनको जानकारी नहीं थी या नैतिक पूर्ण विचारों की जानकारी नहीं थी, उसके प्रचार के कारण, ब्रह्म समाज के प्रचार के कारण एक नैतिक पूर्ण वर्ग का जन्म हुआ। और उसी का रिजल्ट क्या था, बंग भाषा प्रकाशक सभा, जो राजा राम मोहन के अनुयायियों के द्वारा ही कलकत्ता में 1836 ईस्वी में एस्टैब्लिश्ड किया गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके काम क्या थे, किस लिए एस्टैब्लिश्ड किया गया। तो शुरुआती दिनों में जो पहला ईंटा लगा राष्ट्रवाद का, वो इस विचार से लगा कि भारतीयों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है, तो अंग्रेजों के कार्यालय से। अंग्रेजों के कार्यालय में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार के कारण भारतीयों का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो जब तक उसको बंद नहीं किया जाता है, तब तक जो है वो भारतीयों का भला नहीं हो सकता। तो एक मानसिकता उन्होंने तैयार कर दी, और इसका प्रतिफल क्या था कि उन्होंने स्वयं नहीं बल्कि उनके जो फॉलोअर्स थे राजा राम मोहन राय के, उन्होंने 1836 में कलकत्ता में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की और ऑफिस में जाकर के व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में पता किया और ब्रिटिश सत्ता को जो है सूचित किया कि देखिए, हो सकता है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि हम बताएं कि आपके लोग भारतीयों के साथ किस तरह से भ्रष्ट व्यवहार कर रहे हैं, करप्ट बिहेवियर कर रहे हैं, जिससे आप ही को नुकसान है।
तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी प्रयत्न था। कोई डिमांड नहीं किया गया अपनी स्वतंत्रता का या अपने किसी मांग का, बल्कि ब्रिटिश सत्ता में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करके उसकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो ये पहला कदम इस ओर था कि भारत के लोग कम से कम अपनी मांग करने के अभ्यस्त बने, आदि बने। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत इस रूप से होती है, जबकि इसके पहले जो है कभी भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को रख सके। तो हम कह सकते हैं कि एक नेशनलिस्ट एफर्ट था, जो पहला पहला कदम राष्ट्रवाद के तरफ माना जा सकता है। अब देखिए, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के लोग ही प्रयास कर रहे थे। ब्रिटेन के कुछ भी अंग्रेज लोग थे जिनको इस बात का एहसास था कि भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है उस सत्ता के सारे काम अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनके बुरे कामों का प्रचार किया जाए और जो ब्रिटिश सरकार है उसको अवेयर किया जाए कि आपकी सरकार जो भारत में शासन कर रही है उसके ये गलतियां हैं और एज ए रूलर आपके लिए आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उन गलतियों को दूर करें। तो इस मेंटेलिटी के वजह से एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इसका स्थापना का जो वर्ष था वो 1843 था, और इसका जो कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसकी स्थापना लंदन में की गई थी, और इसके जो संस्थापक थे कोई भारतीय नहीं थे, बल्कि इसके संस्थापक एक अंग्रेज थे जिनका नाम एडम्स था। अब देखिए, एडम्स ने लंदन में जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई, तो उसका उद्देश्य क्या था कि बंग भाषा दूसरा ये नहीं है, सॉरी, अच्छा क्या होगा, हम भी तो मिटा रहे हैं, अभी मिटा लीजिए, चूचा करने की क्या जरूरत है। अरे गलती इंसान से होती है तो हो गई, तो आप भी थोड़ा सा ऐसे काट दीजिए। तो दूसरा जो है, इसको हिंदी में बोलते हैं जमींदार सभा। देखिए, हर का इंग्लिश नहीं आपको मिलेगा, कुछ का हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो ऐसा मत आप डिमांड कीजिए कि इसका लिखे हैं तो उसका भी लिखिए। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो एंगल होता है उसी को लेकर के चलते हैं। तो कभी कभी जमींदार सभा भी इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है, ठीक है, और कभी कभी हिंदी में ही लैंड होल्डर सोसाइटी लिख दिया जाता है। तो इसलिए दोनों को जानना आपको काफी जरूरी है। बात समझ में आई? तो इसका जो है हम जमींदार सभा बोले या लैंड होल्डर्स सोसाइटी बोले, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1838 ईस्वी में, ठीक है, और स्थान कहाँ था इसका, तो कलकत्ता था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था
और इसका उद्देश्य था जमींदारों का हित, हित का इंग्लिश होगा इंटरेस्ट, हित देखना। और इसके संस्था की विशेषता ये थी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि इसे भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। ठीक है, तो देखिए आ रहे हैं सर। तो पहला बंग भाषा प्रकाशक समिति, ये ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा जमींदार सभा, उसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आपको समझनी है वो ये कि आखिर इसे भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन क्यों कहते हैं। सवाल पैदा होता है। बंग भाषा प्रकाशक समिति उस दृष्टिकोण से पहला ऑर्गेनाइजेशन था, उसको क्यों नहीं बोलते? तो इसका जवाब ये है दो तरीके से। एक कि वो ब्रिटिश कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहा है, ब्रिटिश पॉलिसी की चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसके साथ एक तथ्य यह जुड़ा हुआ है कि भारत में उस समय सबसे बड़ी कमी जो थी वो इस विचारधारा का अभाव था कि अंग्रेज विदेशी हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। ये थाउट हमारे बीच पाया ही नहीं जाता था। भारत में जो राजनीतिक क्षेत्र में जो विचारधारा थी वो बस एक थी कि जो भी ग्रुप या शासक दूसरे शासक को पराजित करके सत्ता पर कब्जा कर लेता है, हमें टैक्स उसी को देना है। ये प्राचीन काल से लेकर 19वीं सेंचुरीज के आरंभ तक भारत में शासन के, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यही मेंटेलिटी या विचारधारा पाई जाती थी। इसलिए ऐसी विचारधारा के कारण शासक देशी हो या विदेशी हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो सबसे पहले तो इस विचारधारा को तोड़ना था, तभी आप राष्ट्रवाद को जन्म दे सकते थे। एक तथ्य तो ये हुआ। दूसरा तथ्य ये कि किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में कोई आंदोलन या विद्रोह होता है तो ऐसा नहीं है कि समाज के सभी लोग एक बैग उठ करके विद्रोह कर देते हैं, बल्कि समाज का कुछ एक ग्रुप ही सबसे पहले विद्रोह की रणनीति बनाता है, विचार करता है या सोचता है, और समाज का वही ग्रुप विद्रोही विचारधारा या आंदोलन की विचारधारा बनाता है, करता है, जो साधन संपन्न होता है, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं। जो साधनहीन व्यक्ति होता है वो कभी भी आंदोलन या विद्रोह नहीं कर सकता है। ये विश्व के इतिहास से हमें ये जानकारी मिलती है। तो ऐसे में भारत में जो साधन संपन्न वर्ग था वो किसान नहीं था, मजदूर नहीं था, आम जनता नहीं थी, बल्कि जमींदार थे। यही वर्ग था जिसके पास संपत्ति थी और कोई विपरीत परिस्थिति इनके सामने आए तो उसका सामना करने की योग्यता थी। तो अगर कोई राजनीतिक घटना घट सकती थी तो इसी वर्ग के द्वारा घट सकती थी, दूसरे वर्ग के द्वारा नहीं। और दूसरी बात ये कि शोषण को, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन को सबसे पहले इसी वर्ग ने महसूस किया। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का सभी वर्ग शिकार था, लेकिन सभी वर्गों को ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का एहसास नहीं था। जमींदारों को सबसे पहले एहसास हुआ
तो इन दो कारणों से जमींदारों ने ब्रिटिश सत्ता पर प्रश्न सबसे पहले लगाया। और चूंकि लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारा ब्रिटिश सत्ता पे प्रश्न लगाया गया था, इसी कारण से ये भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। बंग भाषा सभा प्रथम राजनीतिक संगठन नहीं माना जाता है, क्योंकि उसने ब्रिटिश सत्ता पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्न नहीं लगाया था, और इसने उसकी नीतियों पर, उसकी सत्ता पर प्रश्न लगा दिया कि आपकी नीतियों से हमें लॉस हुआ है। और इनके डिमांड क्या था कि आपने जो अस्थाई बंदोबस्त में जो सूर्यास्त कानून बनाया है, उसके माध्यम से अपनी आय को निश्चित कर लिया और भूमि क्रय विक्रय की वस्तु बन गई, तो पुराने जमींदार तो सब हटते चले जा रहे हैं, तो उन जमींदारों का क्या होगा? तो जमींदार अभी तक भारतीय समाज का एक मेरुदंड था, एक बैकबोन था। हर समाज में संपन्न वर्ग का होना काफी अनिवार्य है, तभी वो समाज चल सकता है। गांव देहात में आप घूमते होंगे, देखते होंगे कि जो 2 घर, 1 घर, 4 घर सुखी संपन्न है, तो वो क्या करता है कि आकस्मिकता में, इमरजेंसी में जो साधनहीन लोग हैं उसकी सहायता करता है, और इस वजह से समाज चलता है, आगे बढ़ता है। तो इसलिए जमींदार वर्गों की जो भारतीय समाज में भूमिका थी, वो एक सहयोगी की थी, वो समाप्त होती चली जा रही थी। इसलिए जमींदारों ने अपने हितों के संरक्षण के लिए 1838 में जमींदार सभा, ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। और चूंकि इनका उद्देश्य राजनीतिक था, इसी कारण से इसको भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कहा जाता है। क्लियर? तो 2 चीजों को मैंने बताया। पहला चीज क्या था? खाना खा के नहीं आया, नाश्ता करके नहीं आया, सब खाली ऐसे ही चला। और दूसरा, जमींदार बंग भाषा कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया? और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नाम इसका कब बना, किसने बनाया, और इसका उद्देश्य क्या था? बात समझ में आई कुछ? ये ऐसे करने से आपको क्या समझ में आया? बोलिए। ये समझ में आया कि आपके पास पूरी बातें नहीं जा रही हैं। ये बात क्लियर हुई ना? अगर पूरी बात जाती तो जैसे हम पूछ रहे थे वैसे ही आपको बोल देना चाहिए था। और उसके बाद नहीं, देखिए, बात बात की तरह कीजिए, कोई दाएं बाएं नहीं। ये बात सच है कि नहीं कि अगर पूरी बात जाती तो हम जैसे ही बोल रहे थे वैसे आप बोलना शुरू कर देते? नहीं बोले, नीचे देख कर बोले, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके पास पूरा चीज नहीं था। तो जब यहां नहीं है और छोड़ के कल फिर दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे, तो ये सब तो पीछे खत्म होता चला जाएगा। ये एहसास दिला रहे हैं आपको। ये आपका दायित्व है कि जो क्लासेस में हो रहे चीजें वो आपके पास, अपने पास रहे। ठीक है? तो तीसरा ऑर्गेनाइजेशंस जो है जिसके बारे में हमें बताना है आपको, वो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है? तो ये कब स्थापित हुआ? तो 1843 में। कहां स्थापित हुआ? तो लंदन में हुआ। किसने स्थापित किया? तो इसका संस्थापक एक अंग्रेज था, एडम्स था।
इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटेन में भारतीय हितों का प्रचार करना। अब देखिए, आपको हम एक चीज पढ़ाए थे पहले, जब पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे, तो 1833 के एक्ट पढ़ाते समय शायद आपको याद होगा कि उसके बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में हमने आपसे बात की थी कि 1833 के एक्ट बनाने में बहुत सारी चीज अकाउंटेबल था। उसमें एक चीज ये भी था कि ब्रिटेन में उदारवादी विचारधारा, लिबरल थॉट डेवलप कर गया था, और जिसके वजह से वहां मानववाद, ह्यूमनिज्म को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा था, और उसका असर 1833 के एक्ट के प्रोविजंस में भी हम लोगों ने देखा था। तो ये विचारधारा लंदन में पाई जा रही थी, ब्रिटेन में पाई जा रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में तो लिबरल नहीं थी। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटेन के कुछ लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस अनलिबरल पॉलिसीज के खिलाफ हो गए, और उसी में एक व्यक्ति थे एडम्स, जिनको ये महसूस हुआ कि भारत में जो ब्रिटिश पॉलिसीज है, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, वो लिबरल नहीं है, वो एक्सप्लॉयटरी है, और वो हम लोगों के नहीं, अंग्रेजों के नीति के खिलाफ है। हम लोग तो लिबरल लोग हैं, हम लोग तो ह्यूमनिज्म में यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारी सरकार अनह्यूमन काम कर रही है, एक्सप्लॉयटर की भूमिका निभा रही है, जबकि वो रुडयार्ड किपलिंग के मत की दुहाई देती है कि हम सब बनाने के लिए गए हैं। तो अंग्रेजों में भी कुछ अच्छे थे, जिसमें एक एडम्स था। तो इसने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया लंदन में कि, और इसका कोलैबोरेशन था किससे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी से। एक तरह से समझिए कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था और भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी था, और ये दोनों मिलकर के क्या कर रहा था? तो ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो एक्सप्लॉयटरी एटीट्यूड अपनाया जा रहा था इंडिया में, उसके खिलाफ जनमत बना रहा था, और ये जनमत भारत में भी बन रहा था, और ये जनमत लंदन में भी बन रहा था। तो एक तरीके से वैचारिक आयाम तैयार हो रहा है, एक फिलॉसफिकल बेस क्रिएट किया जा रहा है, किसके खिलाफ? ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ। तो यही तो नेशनलिज्म होता है, राष्ट्रवाद का शुरुआत तो इसी ढंग से होता है। अब देखिए, आगे देखते हैं हम। तो चौथा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका स्थापना होता है 1851 में, ठीक है, और इसका स्थान है जहां यह स्थापित होता है वो है कलकत्ता। और इसके संस्थापक जो हैं उनका नाम है राधाकांत देव, राधाकांत देव। ये इसके अध्यक्ष बनते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है जिनका नाम है द्वारका नाथ टैगोर।
और ये इस संस्था के सचिव बनते हैं, सेक्रेटरी। इसके विशेषता ये है इसकी, इस ऑर्गेनाइजेशंस का, कि ये लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, ये दोनों को विलय करके बनाया गया था, यानी मर्ज करके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब बन गया तो पूर्व में जो पढ़े लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, वो समाप्त हो गया। अब उसका स्थान किसने ले लिया? क्लियर? बात समझ में आई? अब इसका सबसे बड़ी सफलता क्या थी इसकी, कि 1853 का जो एक्ट पारित हुआ था, इस एक्ट में जो 6 विधायी सदस्य का प्रोविजंस था, वो इन्हीं के डिमांड पर जोड़ा गया था। हाँ, हाँ, हाँ? ब्रिटिश, वो यहाँ पे गलती हुआ है, ये 43 हो जाएगा। रुकिए, कहाँ पर बोल रहे हैं? अच्छा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा, यही ना? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। हो गया ठीक। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो क्या थी, कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो डिमांड्स थे, उन डिमांडों को क्लब कर दिया गया और क्लब करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और वो ऑर्गेनाइजेशन था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन की सबसे बड़ी सफलता जो थी वो ये थी कि 1853 का जो एक्ट बन रहा था, उस समय इन लोगों ने प्रभाव डाला और इस बात को ब्रिटिश सत्ता को समझाने में ये लोग सफल रहे कि देखिए, आप जो नीतियां बनाते हैं, उन नीतियां बनाने के क्रम में जानकारी आपको नहीं होती है भारतीयों का, और इसके कारण से जो पॉलिसीज आप बना देते हैं वो गलत हो जाता है, और उसके वजह से जो है वो भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और ब्रिटिश का नाम बदनाम होता है। तो इसलिए ज़रूरी हो कि जब गवर्नर जनरल का काउंसिल कानून बनाए तो उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो भारतीय समस्याओं से परिचित हो। तो ये बात अच्छी लगी और इसका रिजल्ट ये हुआ। हाँ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना, क्लास में, क्लास में है, बोलो जल्दी। हाँ बोलो ना भाई। हेलो, हाँ बोलो, क्लास में है।
ना नहीं गए वहाँ। तुम कहाँ हो? तो क्या उद्घाटन हो गया? तो जा रहे हो जी वहाँ टिकारी? तो देखो 11 बजे तक निकलोगे तो हमको ले लोगे? कह रहे 11 बजे तक निकलोगे तो चलेंगे हम भी। 11 बजे तक जाओगे ना? 1111 11 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे। हाँ तो कायद को बोल दो कि 11 बजे चलेंगे। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है और ये भी एक नेशनलिस्ट एफर्ट था, राष्ट्रवादी प्रयास था। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। हो गया? यहां पर एक गलती हुई है, ये 39 होगा और उसके बाद जो वहां लिखे थे ना वो भी है, वो 43 होगा। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। बढ़ाएं? अब अगला जो ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा, तो हम जो बंगाल में प्रयास हो रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बात जानिए कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो बना 51 में, तो उसका उद्देश्य एक ये भी था कि और जगह के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, यानी सिर्फ इसको बंगाल तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी है वहां भी बने और बंबई प्रेसिडेंसी में भी बने। तो इसको ध्यान में रखते हुए बंबई और महाराष्ट्र में, सबसे पहले बंबई देखते हैं, तो बंबई एसोसिएशन बनता है। बंबई एसोसिएशन बनता है और बंबई एसोसिएशन पर प्रभाव किसका पड़ रहा था? तो इस पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का। और इसका वर्ष क्या था? तो वर्ष 1851। अब मतलब जो काम ये बंगाल में हो रहा है, राष्ट्रवादी विचार का फैलाव, वही बंबई एसोसिएशन कहां कर रहा है? बंबई में, यानी पश्चिमी भारत में। तो इस ढंग से, और यहां की एक विशेषता ये थी कि बंगाल में जो राष्ट्रवादी भावना का प्रचार हो रहा था, उसमें अधिकांशतः बंगाली हिंदू का प्रभुत्व था, बाकी लोग इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन बंबई में जो राष्ट्रवादी भावना का प्रचार हो रहा था, तो वहां पारसी भी बहुत समर्थ थे, काफी कैपिटलिस्ट थे, वहां के मुसलमान भी काफी कैपिटलिस्ट थे। तो वहां जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसमें सभी वर्ग के लोग जो है शामिल होते हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशंस आगे चल करके यानी 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस के रूप में जानी जाती है। क्या चीज? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस। और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो इसमें 3 नाम आपको मिलेगा, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी
बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। केटी तैलंग। तो इस प्रकार से बंबई भी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र। इसी में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनता है पश्चिमी भारत में, जिसको हम लोग बोलते हैं पूना सार्वजनिक सभा। तो एक छठा में आप लिख सकते हैं क्या चीज? पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना का जो वर्ष है 1876 और इसके जो संस्थापक थे वो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। इसका राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ सामाजिक उद्देश्य भी था, यानी इसने सामाजिक सुधार में भी बहुत सारे काम किए हैं। तो इस प्रकार बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा ने पश्चिमी भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार किया। ये सब क्या चीज है? ये सब कांग्रेस का पृष्ठभूमि बन रहा है। आपको जब क्वेश्चंस आ सकता है तो ऑब्जेक्टिवली भी आप मजबूत हो रहे हैं, और सब्जेक्टिवली अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान से आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे जब चल रहे हैं तो हम लोग मद्रास को क्यों छोड़े? तो मद्रास महाजन सभा ये 1852 में बनता है, लेकिन इसके साथ और इस पर भी असर किसका रहता है? तो वही बंगाल का जो एसोसिएशन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बना था, उसी से प्रभावित होकर के मद्रास में ये बन रहा है। लेकिन मद्रास में राष्ट्रवादी भावना काफी मजबूत नहीं थी, इसलिए 1857 का जब विद्रोह होता है, 1857 का जब विद्रोह होता है तो इस विद्रोह का मद्रास महाजन सभा के द्वारा विरोध किया जाता है। यह ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आता है, यानी मद्रास महाजन सभा अंग्रेजों का समर्थक था। किसमें? 1857 के विद्रोह में। वो लोग विद्रोहियों के खिलाफ थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मद्रास महाजन सभा जो है विलुप्त हो गया, यानी इस समाप्त हो गया, इसकी पॉपुलैरिटी नहीं रही। और इसका स्थान जो लेता है इस कारण से वो 1884 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस बनता है। इसके बनाने वाले कौन होते हैं? तो पहला नाम है वीर राघवाचारी। ठीक है। इनके द्वारा मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनता है। और इसके बाद आप देखें एक बन रहा है 85 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बन रहा है? 84 में। तो इसका अस्तित्व अब रहेगा। और कांग्रेस की स्थापना के बाद, यानी 1885 में जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन उसका सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन बन करके राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत पाइवटल रोल अदा करता है। तो हम लोग अभी तक जो आए हैं वो 1852-51 तक आए हैं, और एक डेटा 76 तक है। अब फिर वापस जो है हम लोग उस जगह पर आ रहे हैं कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं जो बंगाल से रिलेटेड है, और फिर कैसे ऑल इंडिया सर्कमस्टांसेस बन करके तैयार हुआ। ठीक है। इसको ऊपर उठाए कि मिटा दे? तो सेवेंथ जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है
उसका नाम है इंडियन लीग। क्या नाम है? इंडियन लीग। इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो 1875 है। स्थान कहाँ है इसका? तो कलकत्ता है। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, ठीक है। और इसके एक वर्ष बाद ही एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन। और इसका स्थापना वर्ष होता है 1876। तो जब इंडियन एसोसिएशन बन गया 1876 में, तो इंडियन लीग समाप्त हो गया, क्योंकि उसी के जगह पर बना था। और बनने का उद्देश्य क्या था वो बताते हैं आपको। और इसका जो संस्थापक थे वो आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। और दूसरा भी एक नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसकी विशेषता एक है इंडियन एसोसिएशन का। और क्या विशेषता है कि इसको कांग्रेस का पूर्वगामी संगठन आप कह सकते हैं। कांग्रेस का पूर्वगामी, प्रीवियस संगठन आप कह सकते हैं। कैसे वो बताते हैं कि इंडियन एसोसिएशन ही वास्तव में आगे चल करके कन्वर्ट हो जाता है कांग्रेस में। और बीच में बहुत सारे लोग इसमें मिलते हैं, बहुत सारी विचारधारा इसमें मिलती है, और ये फिर ऑल इंडिया का रूप धारण करता है। और ऐसा क्यों कर हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। ठीक है। वो आंदोलन कौन कौन है? नागरिक सेवा आंदोलन, सेवा आंदोलन यानी सिविल सर्विस मूवमेंट, सबका बताते हैं। दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आंदोलन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आंदोलन, उसके बाद आर्म्स एक्ट आंदोलन, आर्म्स एक्ट आंदोलन, निर्यात नीति आंदोलन, सॉरी आयात नीति आंदोलन, इसके अलावा एक और मिलेगा आपको इल्बर्ट बिल, बिल आंदोलन। ठीक है। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसीलिए याद नहीं हो पाता है आपको। इसीलिए जो भी कुछ देर पहले हम एग्जाम्पल दिए कि क्यों नहीं याद होता है, इसीलिए याद नहीं हो पाता है। कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ नहीं है तो उसमें हमारा आप लॉस थोड़ी कर रहे हैं।
या अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी चला रहे हैं। तो इंडियन अभी तक जो हम लोग बंग भाषा प्रकाशक सभा से सफर शुरू किए थे, तो नेशनलिज्म मैच्योरिटी में पहुंच रही है कहां? इंडियन एसोसिएशन में। क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ डिमांडें हो रही थी, मांगे हो रही थी। अब ये पहली बार है कि ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ बजाते तौर पे आंदोलन किया जा रहा है। उसमें सबसे पहला जो राष्ट्रवाद को उभारने में जिन तत्वों ने सबसे पाइवेटल रोल अदा किया, वो नागरिक सेवा आंदोलन था। कैसे? कि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा जो नागरिक सेवा, सिविल सर्विस के प्रति जो पॉलिसी अपनाई गई, उसका थोड़ा डिटेल्स में बैकग्राउंड में जाके हम वर्णन करना चाहते हैं ताकि बातें अच्छी ढंग से समझ में आए। सबसे पहले 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो कॉर्नवालिस कोड बनाया गया, उसमें कुछ पद सृजित किए गए, जैसे डीएम का पद, जैसे एसपी का पद, जैसे थानेदार का पद, जैसे वकील का पद। ये सारे पद पहले नहीं थे। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1792 में क्रिएट किए गए और उसी समय इन सारे पदों के लिए नियम बना दिया गया कि इस पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती। ये कॉन्वीनेंटेड सर्विस है, संश्रावित सेवा है। ये वर्ड बताए थे, याद पड़ रहा है आपको कि संश्रावित सेवा में, कॉन्वीनेंटेड सर्विस में जो भी अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति होगी, वो किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। अब दूसरा समय आता है 1833 के एक्ट में। उसमें आपको पढ़ाया था हमने आर्टिकल 84, याद पड़ता होगा, कि जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये अनाउंस किया कि अब ब्रिटेन भारतीयों के साथ धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, प्रांत के आधार पर विभेद नहीं करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि भारतीयों को भी नौकरी मिलेगी। तो क्या 1833 के एक्ट के द्वारा भारत आईसीएस बनने लगे, डीएम और एसपी बनने लगे? नहीं। क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि 1793 के एक्ट का जो प्रावधान था कि इन पदों पर सिर्फ अंग्रेजी बहाल होंगे, इसको खत्म नहीं किया गया था। ये खत्म कब किया गया? 1853 के एक्ट के द्वारा। और क्या कहा गया कि अब आईसीएस की परीक्षा लिखित आधार पर होगी और जो भी आदमी योग्यता रखता हो वो सब बैठ सकता है। इसका इम्तिहान लंदन में होगा। इसकी आयु जो है वो 23 साल की होगी। ठीक है। सबसे पहला 61 में जो व्यक्ति बनते हैं, कौन बनते हैं आईसीएस? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और जैसे ही वो बनते हैं तो 63 में इसकी आयु घटा करके 23 से 22 वर्ष कर दी जाती है। 23 से कितना की जाती है? 22 वर्ष। फिर 66 में बनते हैं 3 भारतीय, जिसमें एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आसाम कैडर मिला था, लेकिन अयोग्यता का आरोप, मतलब तकनीकी आधार पे उनको पद से हटा दिया गया। ये हटाना ही ब्रिटिश सत्ता के लिए बवाल बन गया कि जैसे ही लॉर्ड लीटन भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल बनता है 76 में, तो उसकी बहुत सारी दमनात्मक नीतियां थी। उसमें से एक था कि 78 में उसने इस आयु को घटा कर करके और 22 वर्ष से कितना कर दिया? 19 वर्ष। और 19 वर्ष में लंदन में जाके किसी भारतीय को परीक्षा देना व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं था। तो इस नीति के खिलाफ फिर आंदोलन चला, जिसको नागरिक सेवा मूवमेंट बोला जाता है। चलाने वाले कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
इसी तरह से लिटन का दूसरा दमनकारी कानून क्या था कि उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। वर्नाकुलर का मतलब होता है देशी भाषा, जो इंग्लिश में नहीं हो, इंग्लिश के अतिरिक्त यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में। और इतना कठोर इसमें व्यवस्थाएं थी कि आपको न्यूज जो है छापना है तो पहले उसके लिए एक अधिकारी अपॉइंट किया गया, वहां पास करवाइए, वो पास करेगा तब आप छापिए। अगर ऐसे छाप दीजिएगा तो आपका पूरा जब्त हो जाएगा, 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। यानी समाचार पत्र चलाना भारतीयों के लिए संभव नहीं रह गया था। तो इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। फिर अभी तक हथियार रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आर्म्स एक्ट बना करके लिटन ने क्या किया, तो अंग्रेज बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं, लेकिन भारत के लोग बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं। तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, विभेदकारी नीति थी, तो इसलिए इसका भी विरोध हुआ। सबसे बड़ी बात आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि कोई भी सरकार होती है अपने आय के लिए इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर लगाती, लेकिन लिटन ने ब्रिटेन से आने वाले जो कपड़े थे उसको आयात मुक्त कर दिया। इसका रिजल्ट क्या कि भारत में भी उस समय तक कपड़े का भारतीय मशीनीकृत उद्योग लगना शुरू हुआ था। पहला बंबई में कवास जी, नानाजी डवार ने लगाया था आधुनिक मिल, और इस समय तक आते आते मिलों की संख्या हो गई थी। तो ब्रिटेन के कपड़ों का मुकाबला भारत के व्यापारी कहां से कर पाते, उद्योगपति कहां से कर पाते। तो इस कारण से इसका भी विरोध किया। फिर 80 में ये चला जाता है, कौन, लिटन। 80 से 84 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है, लॉर्ड रिपन। और ये उसके जस्ट उल्टा था। जितना लिटन भारत विरोधी था उतना ही रिपन भारतीय समर्थक था, और इसीलिए भारतीयों के द्वारा रिपन को सज्जन रिपन के नाम से पुकारा जाता था। तो उसने एक काम किया कि अपने कार्यकाल में इल्बर्ट बिल, ये इल्बर्ट एक्चुअली में एक व्यक्ति का नाम है, तो इंडियन जुडिशियरी में रिफॉर्म करने के लिए लॉर्ड रिपन ने उसके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसी ने अनुशंसा कर दिया कि भारतीय जज भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं। अभी तक भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुन सकते थे, और सिर्फ प्रेसिडेंसी में सुन सकते थे, प्रेसिडेंसी के बाहर के न्यायालयों में नहीं। तो इल्बर्ट बिल ने अनुशंसा जब किया तो रिपन ने उसको लागू कर दिया कि जुडिशियरी में चाहे अंग्रेज जज हो या भारतीय जज हो, मुकदमा चाहे ब्रिटिश का हो या भारतीयों का, सब सुनेगा। तो इसको अपने उच्च जाति पर आक्रमण माना अंग्रेजों ने, और तीव्र विरोध किया, और इसी बिल के कारण रिपन को त्याग पत्र देकर के जाना पड़ा। हाँ, क्योंकि रिपन ने जिद पर था कि नहीं हम इसको लागू करके रहेंगे, और अंग्रेज तैयार नहीं थे, नतीजा के तौर पे ये। तो ये जो भी हुआ, इसमें सफलता मिली नहीं मिली वो एक अलग बात है, लेकिन इससे इंडियन एसोसिएशंस की स्थिति ऐसी हो गई कि जनता के बीच उसका नाम हो गया। और इसी प्रयास में, इसी के द्वारा, इस एसोसिएशंस के द्वारा ही 1883 में और फिर दूसरा 1885 में अखिल भारतीय संघ नामक एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और ठीक इसी तरह का प्रयास बंबई में A.O. ह्यूम या दादा भाई नौरोजी के द्वारा चल रहा था। तो उसका भी उद्देश्य ऑल इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का था, और 85 में दोनों ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, एक कलकत्ता में हो रहा था, एक बंबई में हो रहा था। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंबई वाले ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हुए, और फिर 86 में जब हुआ कलकत्ते में दूसरा बंबई वाले ऑल इंडिया
ऑर्गेनाइजेशंस का सम्मेलन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कलकत्ता वाला समाप्त हो गया और दोनों एक हो गया। और इस प्रकार से 1885 के 28 दिसंबर को कांग्रेस इन संगठनों के पूर्ववर्ती प्रयास के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। तो जो शुरू में हमने हेडिंग बनाया था उसका अंत हो गया। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस के पूर्व के संगठन को आप अच्छे ढंग से समझें। हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो फिर कांग्रेस के स्थापना से संबंधित जो सिद्धांत है और कांग्रेस कैसे स्थापित हुआ इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।